हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा बाय आरकेएस में। पहले वीडियो में लेसन फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा कर ली थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निरंकुशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, एक सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है उसे हम कहते हैं निरंकुशवाद। निर प्लस अंकुश अर्थात जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण ना हो, ऐसा शासन जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। मतलब कि कौन सा शासन? तानाशाही शासन हम कह सकते हैं। कौन सा? तानाशाही शासन। दूसरा क्वेश्चन, कल्पनादर्श से क्या अभिप्राय है? इसे क्या हमने पहले भी बात कर ली थी। ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग संभव नहीं है, असंभव है। कल्पनादर्श यूटोपिया किसने दिया था? सारियू ने, फ्रेडरिक सारियू ने। क्वेश्चन नंबर 3, जनमत संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, जनमत संग्रह में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। क्वेश्चन नंबर 4, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद, अर्थात व्यक्ति के स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी से है। उदारवाद आमतौर पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, पूंजीवाद जिसमें मुक्त बाजार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लिंग समानता और नस्लीय समानता व अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदारवाद। तो ये ध्यान रखिए कि किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नारीवाद से क्या अभिप्राय है? नारीवाद से क्या अभिप्राय है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद कहलाता है। इसमें क्या होता है? नारीवाद का लक्ष्य क्या है? महिलाओं के लिए पुरुषों के समान ही, महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए? पुरुषों के समान शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता ही नारीवाद है। पुरुषों के समान ही महिलाओं को अधिकार दिलाना जो मुख्य लक्ष्य है इसके क्या है? एक तो शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता, ये नारीवाद के मुख्य लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नृजातीय क्या है? नृजातीय क्या है? एक साझा नस्लीय जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मान लेता है, तो उसे नृजातीय कहा जाता है। मुख्यतः नृजातीय में ये सांस्कृतिक कारणों से संदर्भित रहता है, जिसमें नृजातीय में क्या विशेषताएं होती है? जिसमें राष्ट्रीयता, दूसरा क्षेत्रीय संस्कृति, वंश और भाषा आदि शामिल होते हैं। वंश और भाषा आदि शामिल है, जहां नस्ल सामान्यतः एक समूह की विशेषताओं को दर्शाती है। तो नृजातीय में क्या होता है? इनमें राष्ट्रीयता पाई जाती है, क्षेत्रीय संस्कृति, इनकी क्षेत्रीय संस्कृति होती है, इनका वंश और भाषा सबको क्या करते हैं? यह विशेष मानते हैं, इनकी सभी की क्या होगी? समानताएं होंगी।
उसे हम क्या कहते हैं? नज़ातीय। क्वेश्चन नंबर 7, रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद, तो इसका आंसर है ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। इससे मतलब रूढ़िवाद क्या है? जैसे कि पुराने रीति रिवाज या परंपरा आदि को ज्यों का त्यों स्वीकार करना, ऐसी विचार जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, तथ्य एवं सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं। रूढ़िवाद परिवर्तन को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। ये हमेशा कैसी विचारधारा होती है? पुरानी, इनके खुद के पुराने जो सिद्धांत चले हुए आ रहे हैं उनको ही स्वीकार करते हैं, नए तथ्य को, नए तर्कों को ये इसमें शामिल नहीं करते हैं। अपन ने बात भी की थी कि 1815 में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन में क्या हुआ था कि फ्रांस हार गया था। उसके बाद में फ्रांस पर निर्णय लेने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। तो इसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन से पहले किसका साम्राज्य था? बुर्बो वंश का। तो ये क्या था? रूढ़िवादी था। जब 1815 के बाद में पुनः जब नेपोलियन ने हार गया था, उसके बाद में वापस किस वंश स्थापित हो गया था? बुर्बो वंश, जो कि कैसा वंश था? रूढ़िवादी। जो भी नेपोलियन ने परिवर्तन किए थे उनको सबको समाप्त कर वापस कौन सी रूढ़िवादी जो परंपराएं थी उनको वापस पुनः लागू कर दिया गया था बुर्बो वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी? नारीवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लुइजे ओटो पीटर्स महिला थी जिसने नारीवादी संगठन की स्थापना, राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। लुइजे ओटो पीटर महिलाओं की स्वतंत्रता, इनकी महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाने वाली राजनीतिक कार्यकर्ता थी। तो लुइजे ओटो पीटर्स के द्वारा नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी और इसने महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1707 ईस्वी में। तो 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड लैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन, क्या? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत एक समझौता हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। कब? 1707 के अंतर्गत। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, बाल्कन क्षेत्र को लेकर किन देशों में प्रतिस्पर्धा या लड़ाई चल रही थी? तो वह थे 4 देश महत्वपूर्ण थे। वह हैं पहला रूस,
दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड और चौथा ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो 1871 के बाद, कब? 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। 1871 में क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हो चुका था। तो इसके बाद में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का तनाव का स्रोत पूछा जाए तो वह कौन सा क्षेत्र था? बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता पाई गई थी। वो इसका भौगोलिक क्षेत्र और राष्ट्रीय विभिन्नता भी थी, क्योंकि हर देश इसको पाने के लिए लालायित था। तो बाल्कन क्षेत्र को लेकर किन देशों में प्रतिस्पर्धा थी? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 11, वियना सम्मेलन में किन किन देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे? किन किन देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे? पहला है इसमें इंग्लैंड, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। तो वियना सम्मेलन में किन देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे? इंग्लैंड, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो एक चीज़ और ध्यान रखें कि 1801 में किसे? आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया था तथा 1801 में ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण हो गया था। अब अगला क्वेश्चन 12, वह कौन सी घटना थी जिसने संपूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था? तो वह कौन सी घटना थी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि यूनान का संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? 1821 में। और यूनान को स्वतंत्र देश की मान्यता कब मिली थी? 1832 में। और किस संधि के तहत मिली थी? वह कौन सी थी? कुस्तुनतुनिया संधि के तहत। कुस्तुनिया संधि के तहत। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कार्बोनेरी क्या थी? कार्बोनेरी या नरी संस्था क्या थी? तो इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था कार्बोनेरी, जिसका अर्थ होता है, कार्बोनी का अर्थ होता है कास्ट कोयला बनाने वाले। कास्ट कोयला बनाने वाले, चारकोल मेकर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस कार्बोनेरी संस्था का संबंध किससे था? मैसनी भी इस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन 14 कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार किस भावना से प्रेरित हुई थी? यूरोपीय सरकार किस भावना से प्रेरित हुई थी? तो इसका सही आंसर है रूढ़िवादी भावना। सही आंसर क्या है? रूढ़िवादी भावना। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमने 14 क्वेश्चन वन लाइनर देखे, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन डैश डैश में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो कब हुई थी? 1789 के तहत। कब? 1789। तो पहले का आंसर, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये पूछ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर डैश डैश ने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? मेटरनिख। तो किसने की थी? मेटरनिख ने।
क्वेश्चन नंबर 3, 18 मई 1848 ईस्वी को गठित जर्मन नेशनल असेंबली को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट संसद। अब क्वेश्चन नंबर 4, इस आयु के डैश डैश में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कल्पनादर्श या यूटोपिया, यूटोपिया। अब क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रेलिया की सेना को पराजित किया था। तब वह कौन था? काफूर, जो कि इटली का प्रधानमंत्री था और इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण में डैश डैश की प्रमुख भूमिका थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। वही इटली में बात करें तो कौन था? काबूल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जर्मनी में डैश डैश को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। तो किसे किया गया था? जर्मेनिया को। क्या था? जर्मेनिया। जर्मेनिया को राष्ट्र नारी के रूप में चित्रित किया गया था। इसी प्रकार फ्रांस में बात करें तो फ्रांस में किसे किया गया था? पहले वाली वीडियो में हमने इस पर चर्चा कर ली थी। वह कौन थी? मारिया। क्वेश्चन नंबर 8, 1834 में डैश डैश की पहल पर नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था। तो इसमें क्या होगा? किसकी पहल पर? परसा की पहल पर। परसा की पहल पर कौन से संघ का? जालवेराइन। जालवेराइन नामक शुल्क संघ स्थापित किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? जो कि जर्मन, मुख्य रूप से जो जर्मन देश थे उनमें क्या कर दिया गया था? सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें कि डैश डैश संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देती थी। तो अभी हमने इस पे बात की थी। किसे? कौन सी संधि थी वो? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत 1871 में को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जर्मनी का एकीकरण के बाद में 1871 में, कब? 1871 में किसे? विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थानों के अलावा 2 क्वेश्चन और हैं कि जर्मन भाषा के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनाया था? तो कब और किसने बनाया था? 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में पत्रकार थे एंड्रियास रेबमान। 1798 ईस्वी में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने जर्मन भाषा के मुख्य पृष्ठ को बनाया था। कब बनाया था? 1798 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 कि 19वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे? तो वह कौन सी विचारधारा थी? उदारवाद। उदारवाद लोगों के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष सभी की समानता का विचार
की विचारधारा थी। तो हमने आज यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की, और इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पार्ट फर्स्ट और आज पार्ट 2 कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।